कराची का कचरा इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि जिसकी लालच में कई सरकारी अफसरान और सियासी रहनुमा एक माफिया की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। ये अपने लाखों रुपए की लालच में न सिर्फ कराची की खूबसूरती को ग्रहण लगाते हैं बल्कि यहाँ के मकीनों के जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ को भी अपने मकासद तले रौंद डालते हैं। ये अपने सियासी और जाती मफादात की भेंट चढ़ाते हैं कई हजार बच्चों की जिंदगियों को और उनके मुस्तकबिलों को। ये कौन लोग हैं और ये किसकी ईमा पर काम करते हैं? एक प्रॉपर माफिया काम करती है, कचरा माफिया। ह्यूज इकोनॉमिक एक्टिविटी है कराची में। अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ही है। कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम को इंक्रीज करने में तो मुआवनत नहीं करेंगे। सियासी जो मफादात के तहत अपने लोगों को नवाजने के लिए ठेके दिए गए। जो गार्बेज माफिया है, सेग्रीगेशन माफिया, वो एग्जिस्ट करता है और बड़े पैमाने पे करता है और बड़ा रूथलेस है और बड़ा मुनज़्ज़म है। कराची कचरा कहानी की ये निशस्त मुकर्रर करते हैं इस बात को समझने के लिए कि ये साजिशें करने वाले कोई और नहीं, हमारे अपने हैं। गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ वी हैव नाउ इम्पोज कंप्लीट सेक्शन 144 इन इलीगल कलेक्शन, इलीगल डंपिंग, इलीगल कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर सच गार्बेज। कराची में कचरे के निज़ाम को बेहतर बनाने में सरकार को अब मुज़ाहमत का सामना है। ज़ाहिरी तौर पर तो ऐसा लगता है कि वो मुहाजिरीन जो सड़कों और घरों से कचरा उठाते हैं यही सरकार की राह में रुकावट बने रहे हैं, लेकिन थोड़ी तहकीक और मोतबर अफराद से बात करने के बाद अंदाज़ा होता है कि असल मुज़ाहमत तो एक माफिया कर रहा है जो इन मुहाजिरीन पर नहीं बल्कि खुद सियासी और सरकारी अफराद पर ही मुश्तमिल है। ये जो माफिया है ये बेसिकली बीएमसी के अफसरान होते हैं, वो अपनी फेक कंपनीज रजिस्टर्ड कराते हैं तो अफगानी बच्चों को हायर करते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा पस मंजर देखते हैं। कराची में कचरा उठाने के 3 मराहिल हैं। पहला फ्रंट एंड कलेक्शन मतलब घरों से कचरा उठाना, फिर इनको गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस ले जाना मतलब इलाकाई कचरा कुंडियाँ, और आखिर में लैंडफिल साइट्स में ले जाकर इनको डंप कर देना। मसला पहले मरहले में आता है क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी अफरादी क़ुव्वत चाहिए जिसके लिए सरकार के पास वसाइल नहीं। इसमें खला पैदा होता है और आवाम परेशान होते हैं कि इनके घर से कोई कचरा नहीं उठा रहा। सियासी कारिंदे और सरकारी अफसरान चाहते तो इस मसले का कानूनी और दूररस हल निकालते, लेकिन इनको यहाँ अपना मफाद और मुनाफा निकालने का मौका मिल गया। इन्होंने अपनी जाली कंपनीज बनाई और अपना रसूख इस्तेमाल कर सस्ते ठेके उठाए। इन्होंने मुहाजिर कम्युनिटी के अफराद को उजरत पर रखा जिन्होंने घरों से कचरा भी उठा लिया। इनको मुनाफाखोरी का मौका भी मिल गया और मुहाजिर कम्युनिटी के अफराद को रोज़गार भी। लेकिन इसमें तो सब खुश नज़र आ रहे हैं, तो फिर असल मसला क्या है? असल मसले 3 हैं और निहायत संगीन हैं। पहला, कचरा चुनने वाले बच्चे या अफराद सिर्फ अपने मतलब का रिसाइकल होने वाला कचरा ही उठाते हैं जिसे वो कबाड़ में बेचकर पैसे कमाते हैं। बाकी कचरा वो गलियों और सड़कों में डंप करके वहीं छोड़कर चले जाते हैं, जिससे इलाके, गलियां और सड़कें कूड़ा दान का मंजर पेश करती हैं और दूसरी बुराइयों को जन्म देती हैं। इनफॉर्मल सेक्टर वहाँ पर है जहाँ पे हमारे यहाँ मिडिल क्लास एंड हायर मिडिल क्लास के जो लोग रहते हैं या हाई इनकम क्लास के लोग रहते हैं, जहाँ पैकेजिंग वाला मटेरियल ज़्यादा है, यहाँ बॉटल्स वाटर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वहाँ पे उनको वो रिसाइकिल मटेरियल मिलता है और वहाँ पे हर घर वाला घर में जो कचरा उठाने आता है उसको कुछ चीज़ें 500-1000 में दे देता है। दूसरा, ये बेशुमार छोटे बच्चों का इस्तेहसाल करते हैं जिनसे ये रोज़ दिन में 14 या 16 घंटे मेहनत करवाने के बाद बमुश्किल इनको $1 या इससे भी कम उजरत में अदा करते हैं और इन बच्चों को कोई तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं। सिर्फ अफगान महाजरीन के बच्चे ही नहीं हैं इसमें, या वो लापता बच्चे नहीं हैं जो कि बिछड़ के या लापता होकर यहाँ पर आ गए, बल्कि इसमें बहुत से बर्मी हैं, बहुत से बांग्लादेशी बच्चे हैं और बहुत से वो बच्चे भी शामिल हैं जो कि अपने वालिदैन की तर्ज़ अमल के बायस जो है वो बाहर आ जाते हैं। अब वो नशा भी करते हैं, उनके और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं जो कि वक्तन फ़ौक़तन सामने आते रहते हैं। तीसरा ये कि ये इतनी बड़ी गैर रस्मी लेबर जिनको घरों तक रसाई हासिल है किसी भी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट बन सकते हैं, जिसका वाहिद ज़िम्मेदार ये माफिया ही है जो अपने माहाना 50-60 लाख रुपए फ़ी इलाका की लालच में इतना अंधा है कि वो इस नतीजे से ला इल्म है। चोरी चकारी की वारदातें हुई तो उसके अंदर तशद्दुद का अंसर गालिब रहा, जिसके बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वो बच्चे थे जो कि अफगान वॉर के दौरान थे और वो वहाँ से आ गए। उनके जो असरात थे जहनों पे, वो असरात इस हवाले से हुए कि उनको मार धाड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सेंट्रल के साबिक चेयरमैन रिहान हाशमी ने इस बाबत एतराफ़ भी किया कि इस माफिया में उनके अपने लोग मुलव्विस रहे हैं। अभी वक्त नहीं है कि मैं उन लोगों का नाम लूँ, वक्त जरूरत पड़ेगी तो मैं नाम भी लूंगा। कहाँ पर इदारे काम कर रहे हैं जिनको पता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी डिस्टर्ब करता है, जहां पर धमकियां आती रही हैं। मैं खुद विक्टिम रहा हूं बावजूद इसके कि डीएमसी का चेयरमैन था।
इसका हल तलाश करने के लिए इन्होंने अपनी पार्टी को भी बारहा इससे आगाह किया, लेकिन इसका कोई पुरसाने हाल नहीं हुआ। इन्होंने ये भी बताया कि इसमें दूसरी सियासी जमातों ने अपना कदम मजबूती से जमा लिया है और मजीद मुनज़्ज़म और बेरहम तरीके से अब ये माफिया सरगर्म है। मैं कभी कभार मजबूर भी होता हूं कि इस पे बात खुल के करूं या रिस्ट्रिक्शन लगाऊं, क्योंकि यहां पर मुनज़्ज़म अंदाज में चीजें की जा रही हैं। धमकियां हमारे पास 2 दफा मैंने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को भी लिखा इसी हवाले से। अपने बुनियादी और सियासी हुकूक से नाबलद अवाम जब इक़्तिदार पर फाइज लोगों से सवाल करने और उनको कटहरे में लाने की बजाय उनके थोड़े किए पर खुश होने और उनकी बदआमालियों पर पर्दा डालने पर मुसिर हो जाए तो इस तरह की सूरत हाल एक आम बात है। कराची कसरा कहानी के इस बाब में सवाल ये उठता है कि क्या सरकार अब भी इंतजार करेगी हश्र के बर्पा होने का या अपनी जिम्मेदारियां संभालेगी, अवाम की फलाह बहबूद पर बात करेगी, वो अवाम के जिसके टैक्सों से ये सरकारें चलती हैं और जिसके वोटों से ये हुकूमतें बनती हैं।